ये क्वेश्चन आप देखेंगे काफी किताबों में आपको मिलेगा, है ना, हमारे पैकेज में भी है। In the arrangement shown in figure, the velocity of rod at any instant in downward direction is v naught. मान लो ये जो वेलोसिटी नीचे के तरफ है ना, किसी भी इंस्टेंट पे ये v नॉट वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है, ये रॉड जो, ठीक है, ये इसको बेसिकली सपोर्ट दिए हुए है ना, और सब चीज स्मूथ है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। तो इस सपोर्ट के वजह से ये कभी भी जो मूव करेगा इसका मोशन क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा तो ये जो वेज है ये किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। भाई जब ये रॉड नीचे के तरफ आएगा तो वेज क्या है, ये जो इंक्लाइन प्लेन ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहले जो इंक्लाइन प्लेन का पोजीशन जो वो था, जो पहले आपको दिख रहा है, अब ये इंक्लाइन पोजीशन का नया पोजीशन इंक्लाइन प्लेन का यहाँ बन जाएगा। तो मतलब ये जो इसका जो डिस्टेंस है, ये कितने डिस्टेंस से मूव किया, ये अगर y डिस्टेंस से मूव किया तो हमको इवेंचुअली निकालना है कि ये कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, वेज जो राइट साइड कितने डिस्टेंस से मूव करेगा। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये y है, जितना नीचे आया, तो वेज जो है, अब जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे था, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, तो वेज कितने डिस्टेंस से मूव किया है, x डिस्टेंस से मूव किया है। तो अब अगर तुम रिलेशन देखो, ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का थीटा है, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है, तो हम लोग का ये जो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा हो गया। हम लोगों को निकालना है कि इसका अगर वेलोसिटी v नॉट है, ये रॉड का वेलोसिटी v नॉट है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। मान लो इसका वेलोसिटी v है, इसका v नॉट जब है, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा है। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी आपको रिलेशन क्या है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, dy अपॉन dt। टैन थीटा तो कांस्टेंट है भाई, जो इंक्लाइन है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करेगा। टैन थीटा इंटू dx अपॉन dt हो गया। अब देखो dy बाई dt हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है v नॉट, जिस वेलोसिटी से ये रॉड नीचे के तरफ आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू dx बाई dt, जो करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो वेज का वेलोसिटी है v। तो अब जो v होगा, दिस विल बी इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय tan थीटा, मतलब v नॉट इंटू कॉट थीटा। तो हम लोगों का जो रिलेशन आया v और v नॉट के बीच में, v नॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू v, ये रिलेशन है वेलोसिटी v और v नॉट के बीच में। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर है सभी को, आ गया समझ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन। तुमको ये ध्यान में रखना है कि ये ए और बी दोनों कांटेक्ट में है, आपस में मतलब टच कर रहा है, ठीक है। इन द सिस्टम शोन इन फिगर द ब्लॉक ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो अभी कहीं पे भी फ्रिक्शन हम एज्यूम नहीं करेंगे, है ना, सो देयर इज नो फ्रिक्शन बेसिकली, क्योंकि जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब फ्रिक्शन भी साथ में एज्यूम करेंगे। सो अभी ये मानते हैं कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, ऐसे कंसिडर करो कि पहले कांस्टेंट रिलेशन लिखते हैं इसका। कांस्टेंट रिलेशन लिखोगे
तो ये जो डिस्टेंस है पुली से इस मास का, मान लो XA है, और पुली से ये वाले मास का जो डिस्टेंस है, मतलब जो इस वॉल से फिक्स्ड पोजीशन से, ये क्या है हमारा XB, राइट। तो अब देखो XB प्लस XA ये क्या है, लेंथ कांस्टेंट है। तो जितना XB प्लस XA is equal to length L which is constant। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। मतलब AB प्लस A 0 हो गया, AB इज इक्वल टू माइनस A, तो नेगेटिव साइन हम लोग हटा देंगे क्योंकि हम लोग बस मैग्नीट्यूड से कंसिडर करेंगे। तो दोनों का एक्सेलरेशन A है, एज्यूम कर लेते हैं। मतलब कि ये ब्लॉक भी A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और ये मास भी A एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस ब्लॉक का और इस मास का। तो ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसमें इधर एक टेंशन T लग रहा है, इस तरफ एक टेंशन T लग रहा है सर, ठीक है। ये जो ब्लॉक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा इसके ऊपर N इस डायरेक्शन में। इसका जो एक्सेलरेशन है राइट साइड में A है, एक जो इसका वेट है mg नीचे की तरफ होगा, और एक जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन n डैश इधर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं, राइट साइड में इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन राइट साइड में है। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, हो नहीं रहा है, तो उसका इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है। राइट साइड के लिए लिखेंगे, देखो टेंशन T राइट साइड में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट साइड में लग रहा है T माइनस N, ये एक फोर्स लग रहा है T राइट साइड में, एक नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा है। T माइनस N इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास M है, तो M इंटू A कर देंगे। सो टोटल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, T माइनस N इज इक्वल टू M। अब हम लोग इस वाले ये जो मास ब्लॉक जो अटैच्ड है, छोटा वाला मास, इस मास पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, टेंशन T ऊपर के तरफ है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा है ना, वही सेम नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर भी लगेगा N, और जो इसका वेट है mg नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि ये जो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ भी A है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इधर भी मूव कर रहा है A एक्सेलरेशन से, राइट। तो हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू MA आ जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जब लिखेंगे तो हमारा होगा mg माइनस T इज इक्वल टू MA, ये तीसरा इक्वेशन होगा। भाई A एक्सेलरेशन से इधर भी जा रहा है और साथ में ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, तो ये इधर भी A एक्सेलरेशन से जा रहा है, N इज इक्वल टू MA हो गया, राइट। ये तो हम लोग नॉर्मल इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो अगर मान लो इस ब्लॉक पे खड़े हो गए, मान लो इस ब्लॉक के साथ यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इसको इनर्शियल नहीं नॉन इनर्शियल से, तो बिकॉज जिस ब्लॉक पे ये है वो ब्लॉक खुद एक्सेलरेट कर रहा है इधर, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा MA, तो N इज इक्वल टू MA वहां पे भी कर सकते थे। जो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है लेफ्ट डायरेक्शन में, उसको भी स्यूडो फोर्स से भी इसको कर सकते थे, आगे हम लोग करेंगे भी एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नॉर्मल इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम से मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये दिखेगा कि A एक्सेलरेशन से इधर भी मूव कर रहा है और A एक्सेलरेशन से नीचे भी जा रहा है। तो A एक्सेलरेशन से राइट मूव कर रहा है तो N इज इक्वल टू MA हो गया,
और जो नीचे मूव कर रहा है, नीचे का फोर्स mg माइनस ऊपर का फोर्स t इज इक्वल टू ma हो गया। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 इक्वेशन ऐसे हो गया। n इज इक्वल टू ma अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं तो टेंशन t हमारा हो जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक a एंड b, राइट। तो n इज इक्वल टू ma अगर हम लोग डाल देते हैं पहले, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो t माइनस ma इज इक्वल टू ma हो गया और टेंशन t इज इक्वल टू 2ma हो गया। ये थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब थर्ड और फोर्थ को कंबाइन कर दो, फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट mg माइनस 2ma इज इक्वल टू ma। तो इससे mg इज इक्वल टू 3ma हो गया। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ये mm कट गया, g/3। So this acceleration a is equal to g/3। So acceleration of block a and b निकालना है। तो अब देखो a का तो जो एक्सेलरेशन है ये इधर g/3 है, b का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में g/3 है। अब टोटल एक्सेलरेशन अगर हम लोग को निकालना होगा, तो अब टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। सॉरी, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग t इज इक्वल टू 2ma है, 2 इंटू m इंटू g/3 कर दो, a का वैल्यू g/3 डाल देंगे, 2mg/3 हो गया। और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस, तो n निकालना है, n इज इक्वल टू ma है, विच इज इक्वल टू mg/3। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। स्यूडो फोर्स जैसा कि मैंने बोला है ना, जो अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। सो ये सारे क्वेश्चन अब हम लोग स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं अटेंड किया था उनके लिए थोड़ा मैं बता दूं। होता क्या है कि अगर ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास कुछ कैपिटल एम है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है। इस ऑब्जेक्ट को अगर इधर एक्सेलरेट कराते हैं ए एक्सेलरेशन से, छोटे वाले ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक को अगर हम लोग ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएंगे तो ये जो स्मॉल एम है, ठीक है, ये स्मॉल एम जो है इस पे जो है, बिकॉज अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हम लोग नहीं मानते, इस पे कोई फ्रिक्शन हम लोग नहीं मानते हैं, तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि अगर एक ऑब्जर्वर इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर रहता है तो उसको इसके ऊपर एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा। होता क्या है, सिचुएशन दो कंडीशन लेते हैं। पहले एक कंडीशन लेते हैं जब ऑब्जर्वर यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे है। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उसको ये दिखेगा कि भाई ये तो यहीं पे स्टेशनरी रह गया और ये आगे की तरफ निकल गया। आगे की तरफ निकल गया
है ना, और ये स्टेशनरी रह गया तो इवेंचुअली ये जाके पीछे गिर जाता है। यही होता है एक्चुअल सिनेरियो में कि भाई अगर दो चीज है, ये यहीं पे रह जाएगा और नीचे से हम कोई मास को खींच देंगे, ऊपर वाला वहीं रह जाएगा, नीचे वाला मास आगे निकल जाएगा और फाइनली पीछे से वो गिर जाएगा। ये इधर जाके आगे गिर जाएगा, ये इसको इधर खींचेंगे तो ये इस तरफ से जाके फाइनली पीछे की तरफ ऐसे गिर जाता है, इसको इधर खींचेंगे। तो ये कैसे ऑब्जर्वर देखेगा, कहाँ पे, जब ग्राउंड पे है। अब अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि ग्राउंड पे ऑब्जर्वर नहीं है और ऑब्जर्वर यहीं पे इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर बिकॉज साथ में ये एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, तो ऑब्जर्वर भी साथ में ही इसके मूव कर रहा है। तो कभी भी जिस चीज पे खड़ा रहता है वो मूव करता हुआ तो उसको दिखेगा नहीं, उसको ये दिखेगा कि उसको ये वाला ब्लॉक क्या है, अब स्टेशनरी दिखेगा, राइट। तो इवेंचुअली ये व्हाट ही विल ऑब्जर्व कि ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है, कैसे गिर रहा है कि इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। बेसिकली उसको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर स्मॉल एम ए एक फोर्स लग रहा है। ये जो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है उसको दिखेगा कि ये ए एक्सेलरेशन से इधर आके फाइनली यहाँ पे गिर जा रहा है ऑब्जर्वर को, राइट। तो ये जो ए एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, वो इसका स्यूडो फोर्स बेसिकली कहलाता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडो फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए एक्सेलरेशन से राइट मूव कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में हमारा एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा हुआ। तो whenever एक जब भी एक ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है तो उसको ऑब्जेक्ट पे पीछे के तरफ एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लगता दिखेगा जिसका नाम स्यूडो फोर्स दिया गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा, ठीक है, फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट। तो एलिवेटर क्या है, ये एक एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट के ऊपर रखा है, लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। जब लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट के अंदर ही है तो इस ऑब्जर्वर को इसके ऊपर एक नीचे फोर्स, एक तो वेट mg होता ही है, उसके अलावा एक और फोर्स इसको नीचे लगता हुआ दिखेगा विच इज इक्वल टू एम ए नॉट, जो कि स्यूडो फोर्स है। ए नॉट एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पे रखा है जो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो एक वेट mg हो गया और एक एम ए नॉट हो गया, दोनों मिला के करोगे तो क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट, ये टोटल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर जो इंक्लाइन के अलोंग होता है, उसको हम लोग साइन कंपोनेंट कहते हैं, एम जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा हो जाता है। और जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होता है वो जो हमारा कंपोनेंट है, ये एम टाइम्स जी प्लस ए नॉट इंटू कॉस थीटा हो गया। ये हमारा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, एक इंक्लाइन के अलोंग है और दूसरा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल रिएक्शन n। आपसे बोल रहा है द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज लेंथ l, ये जो बेस है इसका लेंथ l है। तो इंक्लाइन के अलोंग जो अगर हम लोग को लेंथ निकालना होगा, मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, तो लेंथ अलोंग द इंक्लाइन, डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली, जितने डिस्टेंस में ये स्मॉल वाला ब्लॉक ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस निकालें। तो लेंथ अलोंग द ब्लॉक ये मान लो कुछ ए बी है, तो एल बाय ए बी, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। तो हमारे पास होगा एल अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो
तो L अपॉन cos थीटा, इसको L sec थीटा भी हम लोग कहते हैं, राइट। सो ये हमारा जो डिस्टेंस हो गया, लेंथ अलोंग द इंक्लाइन, ये L बाय cos थीटा हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस अब हम लोग को पता चल गया, और हमें ये पता चल गया कि किस फोर्स से ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग नीचे की तरफ a मानते हैं, a एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो नेट फोर्स जो इस पे इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में along the incline, so total force acting downwards along the incline is equal to m times g plus a naught into sin theta. ये टोटल फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग को निकालना होगा हम लोग को, तो एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया, m इंटू ए इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए इज इक्वल टू m टाइम्स g प्लस ए नॉट साइन थीटा। m और m कैंसिल हो गया, तो इससे हमारा आ गया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g प्लस ए नॉट साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब डिस्टेंस जो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो s u तो हमारा 0 है, इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है ना, तो इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s मतलब l बाय cos थीटा, ये टोटल डिस्टेंस है, इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन क्या है, g प्लस ए नॉट साइन थीटा, g प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। हम लोग को टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम t निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो टाइम t इज इक्वल टू 2l बाय g प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बिकॉज टी स्क्वायर था तो ये रेज टू द पावर 1/2। ये हमारा टोटल टाइम हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया बेसिकली पूरे का। उसके बाद फाइंड द फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फोर्स निकालना है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन एन हम लोग को निकालना है ब्लॉक और इसके बीच में। एन इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा। ये हमारा फोर्स है ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. स्यूडो फोर्स आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑल सरफेसेस, अब फिर से अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे स्यूडो फोर्स पे बेस्ड। सो ऑल सरफेसेस आर स्मूथ इन द एडजॉइनिंग फिगर एफ एंड फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग कितने स्पीड से इसको राइट के तरफ फोर्स लगाएंगे, कितने तेजी से फोर्स, मतलब कितना ज्यादा फोर्स लगाएं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरे ही ना। तो ऑब्जेक्ट क्यों नीचे नहीं गिरेगा? क्योंकि अगर इसको फोर्स लगा के हम लोग राइट के तरफ ले जाएंगे
तो इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा छोटे वाले मास पे, वो स्यूडो फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा इसको बैलेंस करेगा। मतलब अभी पहले ये समझो कि हमारे पास एक वेज है, राइट? इस वेज का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, राइट? सो इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं इधर राइट के तरफ, ये कैपिटल एम है, तो इसका एक वेट लग रहा है नीचे के तरफ कैपिटल एम जी, एक नॉर्मल रिएक्शन ये है एन डैश, और जो ब्लॉक यहाँ पे था ना, ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन। ठीक है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे, ब्लॉक नीचे के तरफ एक फोर्स mg लग रहा है, और बिकॉज जिस चीज पे ये है फोर्स F लगा के हम लोग इसको राइट को मूव करा रहे हैं, A एक्सेलरेशन से पूरा इधर जा रहा है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स पीछे के तरफ लगेगा स्मॉल m इंटू ए। ठीक है, और अब हम लोग इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ये एंगल थीटा है, राइट? तो समझो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये फिर 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर जो होगा एम ए साइन थीटा हो गया, सॉरी ये हमारा एम ए था, सॉरी ये हमारा फोर्स एम ए था, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट एम ए साइन थीटा इधर हो जाएगा, राइट? एम ए इस डायरेक्शन में ये जो लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन ये एन इधर लग रहा है। अब अगर हम लोग, अच्छा mg का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इस तरफ यहाँ पे प्लस ऑफ mg cos थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस mg का एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा। ठीक है, ये ब्लॉक स्टेशनरी कब होगा? ब्लॉक स्टेशनरी तब होगा जब mg sin थीटा ma cos थीटा के बराबर हो, राइट? और उसके अलावा ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, राइट, ये जो फोर्स है टोटल F, अब अभी अगर हम लोग इन दोनों को सिस्टम माने, राइट, इन दोनों ब्लॉक को सिस्टम माने, तो F इज इक्वल टू टोटल मास इसका m प्लस स्मॉल m है, और एक्सेलरेशन a। भाई इस पूरे को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं, इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है F लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मास m प्लस m है, और इसका एक्सेलरेशन a के तरफ, एक्सेलरेशन a राइट के तरफ, तो a एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा इक्वेशन अगर इसको हम लोग लिखते हैं इंक्लाइन के अलोंग, सो बैलेंसिंग द फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, अगर इंक्लाइन के अलोंग बैलेंस करेंगे तो ऊपर फोर्स लग रहा है एम ए कॉस थीटा, और नीचे फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, एम और एम कैंसिल हो गया। ठीक है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, तो मतलब कॉस थीटा को इधर ले आओ तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा हो गया, राइट? सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। हमें फोर्स एफ निकालना है, एक्सेलरेशन ए हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, एफ बाय कैपिटल एम प्लस एम, फ्रॉम वन इंटू को कंबाइन कर दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है एफ बाय एम प्लस एम इज इक्वल टू जी टेन थीटा हो गया। तो जो फोर्स एफ लगा रहे हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन थीटा, ये हमारा, हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, स्यूडो फोर्स इतना लगे कि वो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
ये नॉर्मल रिएक्शन वगैरह का यूज तब होता है जब यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे भी। तो स्यूडो फोर्स ऐसे केसेस में समझना बहुत जरूरी होता है। स्यूडो फोर्स के बिना अगर इनर्शियल फ्रेम पे इसको करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से पता है भाई कि एक स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है और उसका एक कंपोनेंट ऊपर के तरफ होगा और एक कंपोनेंट नीचे के तरफ होगा, मतलब इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक अलोंग द इंक्लाइन ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है। और ये जो नीचे फोर्स लग रहा है एक mg sin थीटा, ये mg sin थीटा और ma cos थीटा जब बैलेंस होगा, ऊपर नीचे वाला फोर्स बैलेंस होता है तभी तो वो स्टेशनरी रहेगा। हमें क्या निकालना था, ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। कब ब्लॉक स्टेशनरी होगा, ऊपर और नीचे के फोर्स को इक्वेट कर देंगे स्टेशनरी होने के लिए, ठीक है। सो बैलेंसिंग द फोर्स अलोंग द इंक्लाइन because the block has to be stationary। तो अगर स्टेशनरी होना है इसको, राइट, तो अगर स्टेशनरी होना है तो एम ए कॉस थीटा को एम जी साइन थीटा से इक्वेट करते हैं। ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये एक क्वेश्चन है, masses m1 and m2 are suspended from the ends of a light string passing over a smooth fixed pulley। तो एक पुली है, इसके ऊपर ये मास जो है हम लोग लगाए हुए हैं, लाइट स्ट्रिंग से मास को अटैच किए हुए हैं। नाउ इफ पुली इज पुल्ड अप एट द एक्सेलरेशन g, मतलब हम लोग पुली को ऊपर खींच रहे हैं a इज इक्वल टू g से, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग हम लोग को निकालना है कि इसमें टेंशन कितना हो। तो अब देखो, अगर ऑब्जर्वर, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर बता रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर को अगर हम पुली पे ही लेके आ जाते हैं, राइट, तो पुली पे लेके आ जाएंगे तो अब जो हमारा इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m1 मास का, इस पे फोर्स एक m1g लगेगा और एक स्यूडो फोर्स लगेगा क्योंकि पूरा सिस्टम ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, m1a। अब a का वैल्यू g के बराबर है तो ये m1g ही होगा और ऊपर टेंशन t लग रहा है। उसी तरह m2 वाले ब्लॉक का बनाएंगे, नीचे एक फोर्स m2g लग रहा है और एक और नीचे फोर्स लग रहा है m2a, राइट, और टेंशन t है ऊपर के तरफ। ये m2a मतलब m2g के बराबर हो गया फोर्स। अब टेंशन t इज इक्वल टू अब ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कुछ एक्सेलरेशन कैपिटल ए से ऊपर जा रहा है और ये एक्सेलरेशन कैपिटल ए से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। लेट द एक्सेलरेशन of block m1 with respect to pulley ba, है ना। तो अब जो हमारा इक्वेशन अगर हम लोग इस पे लिखेंगे m1 वाले पे, तो ये पूरा जो मास है a एक्सेलरेशन से, अगर इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, a एक्सेलरेशन से मूव करता हो, जो पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू पुली दे रखा है a, तो t माइनस m1g प्लस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू कैपिटल, ठीक है। और दूसरा
let the acceleration of block M2 with respect to pulley, ये भी नीचे की तरफ a acceleration होगा, मतलब M2g प्लस M2g, दो फोर्स लग रहा है नीचे, माइनस t इज इक्वल टू M2 इंटू ए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, तो हमारा ये नेगेटिव साइन है 2m2g माइनस 2m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a हो गया। हमें एक्सेलरेशन a अगर निकालना होगा 2 टाइम्स m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन हो गया। और टेंशन t निकालना है तो m1 टाइम्स 2m2 माइनस m1g बाय m1 प्लस m2, so m1a प्लस ऑफ 2m1g। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमारा टेंशन T इज इक्वल टू 2m1 m2 माइनस 2m1 स्क्वायर जी, 2m1 m2 जी माइनस 2m1 स्क्वायर जी प्लस 2m1 स्क्वायर जी प्लस 2m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, माइनस 2m1 स्क्वायर प्लस 2m1 स्क्वायर कट गया। टेंशन T इज इक्वल टू 4m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 4m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो 129 का फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको बिना स्यूडो फोर्स के भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से। ये लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, a pendulum of mass m is hanging from the ceiling of a car having an acceleration a naught। तो एक कार है जो एक्सेलरेशन a naught से जा रहा है with respect to the road in the direction shown, find the angle made by the string with the vertical। तो अब देखो, बिकॉज ये a naught एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ जो कि m a naught के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये जो पेंडुलम बॉब है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये एंगल थीटा हो गया, एक टेंशन T है इधर लग रहा है, mg फोर्स इधर लग रहा है, और एक स्यूडो फोर्स m a naught इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस टेंशन को दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा t cos थीटा
और इधर वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, सो अब हम लोग इसको, बिकॉज ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, पेंडुलम इज मेकिंग एन एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये जब मूव कर रहा है ना तो इसी एंगल पे कांस्टेंट है, यहीं पे रुका हुआ है इस एंगल। तो इसका मतलब हुआ कि जो टी कॉस थीटा, अब हम लोग लिखेंगे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट करते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट हो गया, और उसके अलावा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया। ठीक है, ये एम ए नॉट इस पे स्यूडो फोर्स लेके हम लोग चल रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग को एंगल निकालना है, तो आप क्या करो, वन फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट डिवाइडेड बाय एम जी। टी और टी कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी। तो जो एक्सेलरेशन ए नॉट होगा, सॉरी, जो टेन थीटा है ए नॉट अपॉन जी हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। ये हम लोग को थीटा का वैल्यू निकल गया, जब ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब जो एंगल है वो हम लोग को निकल गया। सेकेंड पार्ट में आपको टेंशन टी निकालने बोल रहा है। सो जब आपने टी साइन थीटा मतलब थीटा का वैल्यू निकाल लिया टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी, अब उसको यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे और टी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप क्या करो, टी का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड, देखो वैल्यू रहता तब तो सीधा कर लेते, अब एंगल तो निकल नहीं रहा है, यहाँ टेन इनवर्स के टर्म में निकल रहा है, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर जी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जो पूरी चीज है ये इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी इज इक्वल टू एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे एम रूट अंडर ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये टेंशन टी हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 70 kg इज रनिंग ऑन ए रेल रोड कार। ठीक है, तो एक आदमी है जो रेल रोड कार पे रन कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से एक कार है, ये इस पे दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मास जो मैन का है ये 70 kg, running on a railroad car which is going towards right with an acceleration of 2 meter per second square। ये रेल रोड कार जो है इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ए नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर मूव कर रहा है रेल रोड कार। द एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू कार ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कार के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, तो हम लोग को नेट फोर्स इस पे निकालना है। सो
लेट्स से ये इधर जो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये खुद जिस पे मूव कर रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेल, एम विथ रेस्पेक्ट टू रेल दिया हुआ। तो अगर नॉर्मल हम लोग करते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेल इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रेल। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेल 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेल जो दे रखा है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैन का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये मैन का एक्सेलरेशन हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। तो मास ऑफ मैन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन, सो F जो है मास है 70 इंटू 5, सो ये 350 न्यूटन हो। अगर हम लोग इसी को स्यूडो फोर्स से करें, राइट, तो नेट फोर्स जो होगा इसके ऊपर, अब देखो, अब हम लोग इसका स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। ये मान लो इस पे जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, स्यूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेल, और ये इवेंचुअली जो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेल इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग तो अब ऑब्जर्वर क्या है, रेल वाला कार जो है उसके ऊपर ही खड़ा है, रेल रोड कार के ऊपर ऑब्जर्वर है। तो इसको ये दिखेगा, इसको जो ये मूव करता हुआ इधर दिखेगा। 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ बच्चों। तो इसको अगर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो ये देखो F माइनस एम इंटू ए आर, जो इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा है पीछे के तरफ, F माइनस एम ए आर इज इक्वल टू मास ऑफ ए, मास इंटू ए ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू रेल रोड कार। ठीक है, तो फोर्स F समझ रहे हो ना, ये इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है इस एक्सेलरेशन से, रेल रोड कार के रेस्पेक्ट में ये इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बिकॉज ऑब्जर्वर यहाँ पे कार के ऊपर खुद ही है, तो उसको ये तो इधर जो राइट की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा इसी एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखेगा। उसको इसके एक्सेलरेशन से, रेल रोड कार के एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, उसके अगेंस्ट तो इसने एक स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगा ही दिया। तो जो F होगा दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेल रोड कार प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेल रोड कार। तो M है हमारा 70 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 3, 140 प्लस 210 करोगे तो ये फिर से 350 न्यूटन ही आएगा। तो ये हम स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, और नॉर्मल जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग कंसिडर करें तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। और ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से के रेस्पेक्ट, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों, आगे समझ में सबको? Yes, sir. समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir.
Yes, sir. कैसी चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की? बहुत दिन से तुम लोग से बात भी नहीं हुई है मेरी, बस पढ़ाते हैं और खत्म हो जाती है क्लास। कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. अभी आप लोग में से मुझे ये बताओ, कितने लोगों को लग रहा है कि पक्का होना है इस साल? मतलब हम लोग का नीट पक्का निकलना है। नीट वाले हाथ खड़े करो जिसको लगता है कि मेरा पक्का हो जाएगा, और फिर बाद में पूछेंगे डाउट वालों को, जिसको डाउट है अभी कि होगा या नहीं होगा। पक्का वाला हाथ खड़े करो। ये अभिजीत और अनामिका में से किसने खड़ा किया? दोनों ने खड़े किए हैं? Yes, sir. अच्छा, और बस एक ही बच्चा कॉन्फिडेंट है? डिम्पल, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया आपको? सर थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा वाला भी चलेगा अभी। थोड़ा थोड़ा वाले हाथ खड़े करो सर। 2 लोग हुए, एक डिम्पल का मैंने थोड़ा थोड़ा जान लिया। और कोई है थोड़े थोड़े वाले? और कोई नहीं? चलिए, राहुल, बहुत बढ़िया राहुल। अच्छा, और आईआईटी में कौन कौन है कॉन्फिडेंट? कोई नहीं? ईशान, ईशान तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ चलो, ईशान का अज्ञात। अनुष्का, आपका भी काम अच्छा, आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट है? अनुष्का, आर यू देयर? Yes, sir. सो व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट? आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? आपका भी तो अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन। सर उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो। अभी धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। अभी इस चैप्टर से अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। इसके पहले तो उतना यूज का चैप्टर भी नहीं है। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से रगड़ना है एकदम। उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बीम करने लगेगा। आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, और आप कर पा रहे हो। इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलमोस्ट सारे तरीके के क्वेश्चंस कर लिए अब। तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं किसी भी किताब को अब आप बनाने के लिए बैठोगे, है ना? बिलीव मी, अब आप कोई भी किताब बनाने के लिए बैठोगे, आप बस मेरे नोट्स को रेफर करना, जो भी क्वेश्चंस हम लोग क्लास में किए हैं और जैसे किए हैं, तो आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। मतलब 80-90% क्वेश्चन अब तुम लोग से बन जाएगा। और सुधांशु, तुम भी काफी मेहनत करते हो बेटा, क्या हो गया? कॉन्फिडेंट नहीं है अभी? नहीं सर। लेकिन मेहनत तो तुम करते हो। मतलब देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है इंग्रेडिएंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मेहनत, हार्डवर्क। तुम करते हो वो हार्डवर्क, तो अपने आप चीजें लाइन अलाइंड हो जाएंगी। कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस में लूज नहीं करना है एकदम। ये हिम्मत बना के रखना है कि मुझे 2 साल में निकालना ही है। वो जब हिम्मत बना रहेगा ना, तो रास्ता अपने आप निकलता रहेगा। अगर हिम्मत नहीं बना रहेगा ना, तो फिर रास्ता भी रास्ते में ही खो जाओगे। फिर लगेगा कि यार हो ही नहीं सकता है, रहने दो, 11th 12th ही कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा। कुछ वो जो सब लोग एसएससी और ये सब चीज का तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे। वो सब और डिफिकल्ट है बेटा। जितना ज्यादा लेट होता जाएगा ना चीज सब, और ज्यादा लोग, बचे खुचे लोग, सब लोग और जमा हो जाते हैं सर पे। और देख देख के पेरेंट्स दुनिया भर का सवाल करने लगेंगे, इतना पैसा डुबा दिया है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है। तो ये सब चीज से ना और दिमाग एकदम बैठ जाएगा। तो ये जो 2 साल है ना, अभी ना तो तुमको कोई डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सबको पता है 12th करना तो एसेंशियल ही है, और बच्चा पढ़ रहा है तो अभी ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस दौरान जो भी तुम मेहनत कर लोगे, बिल्कुल फ्री माइंड से मेहनत कर पाओगे। जितना साल ड्रॉप होगा, या फिर कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी की, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बाद में कुछ करेंगे एसएससी का या फिर आईएएस का तैयारी करेंगे, वो सब और डिफिकल्ट हो जाता है। सीट ही कितना है? आईएएस में 600 सीट है भाई। जब आईआईटी में 10,000 सीट है, और पूरे इंडिया में अगर हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला लें, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सीट देखेंगे, तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सीट देखेंगे तो करीब 50-60 हज़ार। तो मतलब जो ए ग्रेड कॉलेजेस हैं, एनआईटी हो गया, या सारे आईआईटीज हो गए, या जितने भी रीजनल कॉलेजेस हो गए अच्छे, उन सबको प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, तो वो 50,000-60,000 से ऊपर सीट है। इतने सीट तो और किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा हम लोग। सेम नीट के साथ है। नीट में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, 10 से 12 हज़ार गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है,
और उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में तो खैर फीस बहुत ज़्यादा होती हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस का अगर देखो 10-12 हज़ार सीट है, अगर हम 10-12 हज़ार सीट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी फिर IAS वाईएएस में जो 500 सीट है, या फिर कोई भी BPSC का एग्जाम होगा या SSC का एग्जाम होगा, उन सब में कितना सीट होता है? 1000, 2000, 3000 ऐसे सीट होता है। अब उसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, हर तरह के लोग आ जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ वाले जो आर्ट्स पढ़ के आए हैं वो भी आ जाएंगे, जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं वो भी आ जाएंगे, साइंस वाले जो बचे खुचे हैं वो भी रहेंगे। तो भाई इतना सारा कंपटीशन हो जाएगा तो और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएगी। तो सबसे आसान फिर लाइफ में क्या हो गया कि भाई मेडिकल कर जाना या फिर IIT कर जाना, ये सबसे आसान काम हो जाएगा अभी 11th-12th। और वही चीज़ आप लोग पढ़ भी रहे हैं, है ना? आप लोग को अच्छे टीचर्स भी मिल रहे हैं, वहाँ भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी ठीक से पढ़ा रहे हैं। बाकी तो आप बताओगे कैसा पढ़ा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखो, अपना एम को डिफाइन रखो और उस पर मेहनत करते रहो। जहाँ दिक्कत आए हमसे पूछते रहो, ठीक है? तुम लोग मेरे से 1-on-1 भी कनेक्ट कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला था, अभी तक कोई बच्चा किया नहीं है, बट संडे को तुम हमको बोल सकते हो सर 15-20 मिनट के लिए हम थोड़ा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, 15-20 मिनट के लिए आप थोड़ा हमको समझा दीजिए कुछ, या हम थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। या देखो मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होता है, घर में किसी के भी मेंटरशिप हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, या फिर बड़े भाई या कज़न ब्रदर सिस्टर्स के हो सकते हैं, या फिर गुरु का हो सकता है। गुरु का मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होता है। हमसे बात करते रहो, हमसे जानते रहो क्या और फील्ड है, कैसे तैयारी कर सकते हैं। कितने लोग KVPY का एग्जाम का फॉर्म भरे हैं? हाथ खड़े करो। KVPY होता है ना, किशोर विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, कितने लोग भरे हैं इसका फॉर्म? नहीं भरे हैं आप लोग फॉर्म? भाई एक एग्जाम आंचल ने भरा है, और कोई? तो मैं आपको बताऊं, KVPY करके एग्जाम होता है, आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, आज हम ग्रुप में शेयर भी कर लेंगे आप लोग को। इसका 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का। इससे स्कॉलरशिप मिलता है आपको, ठीक है? स्कॉलरशिप मिलता है, जिंदगी भर जब तक पढ़ोगे ना तब तक स्कॉलरशिप रहेगा। और उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन में हेल्प भी करता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISc है, या कोई भी रिसर्च जो फील्ड है, जितने भी रिसर्च फील्ड है उनमें एडमिशन्स में ये KVPY डायरेक्ट एडमिशन होता है, अगर आप इसको क्रैक करेंगे एग्जाम। तो इसका फॉर्म भरिए आप लोग, बहुत कम पैसे लगते हैं फॉर्म भरने में, कोई ज़्यादा महंगा फॉर्म नहीं है। और इसमें जो पूछा जाता है PCM भी पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 10th का ही तक का रहता है, थोड़ा बहुत 11th-12th का पूछते हैं। पूरा ही सिलेबस कुछ ऐसा रहेगा कि जो 10th 11th तक जो ठीक ठाक किया है, 10th तक भी ठीक से किए हो तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? हम लोगों का क्लास भी होता है KVPY का, मैंने पहले भी बोला था, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे बताएं, हम या फिर ऐसा करेंगे तुम लोग के ग्रुप में हर दिन KVPY का वो जो लिंक होता है वो भिजवा दिया करेंगे। तो तुम लोग KVPY में जो ज्वाइन करना चाहते हो क्लास, उसमें ज्वाइन करके पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो जो सीखना है, ठीक है? हम लोगों की शाम को वो क्लास होती है KVPY की, स्कॉलरशिप एग्जाम की क्लास है, ये शाम को होती है। तुमको कोई भी फीस वीस देने की जरूरत नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं। आप लोग तैयारी कीजिए इसका मन लगा के, है ना? इसका मॉक टेस्ट वगैरह होगा, उसकी तैयारी कीजिए और खूब मतलब कोशिश कीजिए कि इसको क्रैक करने का। इसका एग्जाम 31 जनवरी को है, ठीक है? तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का टाइम है। तो सारा रिवाइज कर लो बढ़िया से। 10th 11th में जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक हम कोशिश करेंगे इस समय तक सारा कोर्स वोर्स 11th क्लास का खींच दें तुम्हारा, जिससे कि तुम्हारा 11th क्लास का सिलेबस किया हुआ होगा। और तुम लोग को थोड़ा थोड़ा जो मैं जो पढ़ाता हूँ बेसिकली, जैसे क्वेश्चंस आते हैं KVPY में, उन सबको हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो इसको करो और सीखो जितने तरीके से, जितना सीख सकते हो, जितना सीखोगे आगे काम ही आएगा, IIT या नीट में काम ही आएगा ये चीज, ठीक है? तो आज हम भेज देंगे तुम लोग को, सब लोग इसको फॉर्म को भर लेना, जाके ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म सभी लोग भर लेना इसको, ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है?
आशीष कुछ पूछना है आपको? इस क्वेश्चन को करते हैं अब। यहाँ पे कार्ट कैरीज 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg। तो 2 ब्लॉक है, एक 2 kg का मास है यहाँ पे और एक 1 kg का मास है, 2 मास है, ठीक है। 2 kg एंड 1 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग passing over a pulley as shown. The cart is moving towards right with an acceleration of 1 meter per second square. कार्ट खुद क्या है, राइट साइड में मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। और find the acceleration of the block with respect to ground and tension in the string. तो acceleration of block with respect to ground हम लोग निकाल रहे हैं and tension in the string. So अब हम लोग इसको जो देखते हैं पहले तो हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए, देखो ये खुद ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो दोनों पे स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इस पे भी स्यूडो फोर्स लगेगा 2 इंटू ए नॉट, और इस पे भी एक स्यूडो फोर्स लगेगा ए 1 इंटू ए नॉट, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऊपर वाले मास का पहले बनाते हैं, ठीक है। इस पे एक पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगता है 2 ए नॉट, एक टेंशन टी इधर लगेगा, है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन एन इधर लगता है, और नीचे फोर्स एक मास वेट लगता है 2g। उसके अलावा ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये 1 kg वाला, उस 1 kg वाले पे अगर हम फोर्स देखें 1g नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन टी इधर लगेगा, एक एक्सेलरेशन इधर लगता है, मतलब स्यूडो फोर्स इधर लगेगा 1 इंटू ए नॉट, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन एन इधर लगेगा, राइट। तो अब अगर हम लोग इसका जो, और ये इसके रेस्पेक्ट में मान लो ये इसके रेस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और ये एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ए जो है दिस इज relative acceleration of block of mass 1 kg with respect to cart के रेस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इस वाले के लिए तो हमें आएगा भाई 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1a, और दूसरा इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके लिए एक्सेलरेशन लिखेंगे तो t इज इक्वल टू 2a नॉट, 2a नॉट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट, टेंशन t का, तो 1g मतलब g 10 हो गया, माइनस 2a नॉट माइनस ऑफ टेंशन t जो है 2a नॉट यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया, इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना। अब यहाँ पे अब 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो 1 kg वाला ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम लोग देखेंगे देखो इस पे, अब अगर हम पहले बात करते हैं 2 kg वाले पे, तो 2 kg वाला जो रिलेटिव एक्सेलरेशन इधर है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है ना, ये तो ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये एक्सेलरेशन क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट,
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ काट को इधर ले आओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस सी। रिलेटिव एक्सेलरेशन ये हम लोगों ने निकाल लिया है 8, तो 8 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ काट कितना है 1 है, तो 8 प्लस 1 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। और मतलब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये 2 kg वाले ब्लॉक के लिए है। 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इसको क्या कर लोगे, मास m कर लो, एक्सेलरेशन ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू काट हो गया है ना। एक्सेलरेशन ऑफ काट इस डायरेक्शन में है ना, हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू काट इज एक्सेलरेशन ऑफ मास माइनस एक्सेलरेशन ऑफ काट। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू काट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ काट इज एक्सेलरेशन ऑफ मास। मतलब इन दोनों का वेक्टर सम करोगे, इन दोनों का वेक्टर सम ये हो जाएगा, राइट। तो वेक्टर सम AC और AMC का जो वेक्टर सम होगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ना, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो वेक्टर सम हम लोग करेंगे AMC और AC का, वो हमें AM का वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन ऑफ मास जो 1 kg वाला, ये हम लोग 1 kg वाले के लिए कर रहे हैं। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ काट हम लोग को दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास विद रिस्पेक्ट टू काट ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 और 1 का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 64 प्लस 1 है ना, रूट 65 हो जाएगा। So this is equal to root 65. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसमें हम लोग कुछ गलत किए, एक मिनट में फिर से इसको बनाओ, इस क्वेश्चन को, कुछ हमारा गलत आ रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट्स टाइम। इसको फिर से हम लोगों ने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम में गड़बड़ किया है। ये 2 kg वाले ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, टेंशन T हो गया, इस पे इधर एक फोर्स हो गया 2 इंटू A0, मतलब 2 इंटू 1 हो गया, और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है A से, तो T माइनस 2A0 इज इक्वल टू 2A एक्सेलरेशन हो गया। ये हम लोग ने T इज इक्वल टू 2A0 गलती से लिख दिया था, A एक्सेलरेशन इसको लिखना भूल गए थे। ये हमारा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन। और इस वाले ब्लॉक का अगर हम लोग लिखते हैं 1 kg वाले ब्लॉक को, टेंशन T है और नीचे 1G है नीचे, तो जो इसका वेट है 1G, और ये एक्सेलरेशन A से आ रहा है, तो हम लोगों ने ये लिखा था यहाँ पे दूसरा इक्वेशन 1G माइनस T इज इक्वल टू 1A। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1G मतलब 10 माइनस 2A0, 2A0 जो है ये 2 इंटू 1 हो गया इज इक्वल टू 3A, 10 माइनस 2 8 इज इक्वल टू 3A, और एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ था हम लोगों का। अब इसका हम लोग लिखेंगे बेसिकली, जो हम लोग इसका इक्वेशन, जो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना था, तो एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम लोग 2 kg वाले का निकालेंगे, 2 kg वाले का निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ
ये इसको मास मान लेते हैं m1 और इसको मास m2 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट दे रखा है, ये जो हम लोगों ने निकाला है a 8/3। तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट 8/3 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज 8/3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, तो ये है हमारा 8/3 और कार्ट का एक्सेलरेशन है 1 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 2 kg वाले ब्लॉक के लिए हो गया। और हम लोग 1 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर हम लोग लेंगे तो 1 kg वाले ब्लॉक के लिए ले रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट। एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये हमारा a का वैल्यू 8/3 दे रखा है। 8/3 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 हम लोग का जो है ये निकालना है, और माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट 1 हो गया। ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ पे ये बिकॉज ये इधर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है जो हम लोग बात कर रहे थे, ये एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट से नीचे आ रहा है, और कार्ट का जो एक्सेलरेशन है वो इधर है। ठीक है, तो ये हम लोग वेक्टर सम बेसिकली करेंगे। सो ये 8/3 8m2 विथ रिस्पेक्ट टू c, और ये एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट है, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 इज एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। मतलब 8/3 और इसका वेक्टर सम इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा m2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल बी रूट अंडर 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 64/9 प्लस 1, so which is equal to root under 73/9। ठीक है, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो गया इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब तुम लोग जो है इसमें से मैं तुम्हें पहले बताऊं, एच.सी. वर्मा का कि 8 क्वेश्चन तक तुम लोग कर सकते हो। तुम्हारा होमवर्क है जो वीकेंड में एच.सी. वर्मा का पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करोगे, तो जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल करोगे ये तुम अभी लास्ट के 3 छोड़ देना, वो मैं तुम्हें कराऊंगा। 10th ये वाला भी कर लिया हमने, 10th तक 8th एग्जाम्पल तक करना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 to 8 करना है। ठीक है, और उसके बाद एच.सी. वर्मा है ना सबके पास, कि हमको भेजने की जरूरत है सॉफ्ट कॉपी? सबके पास है किताब है? Yes, sir. Yes, sir. जिसके पास नहीं है वो बता दो, फिर मैं भेज दूंगा तुम लोगों को उसका सॉफ्ट कॉपी PDF। अगर नहीं है तो खरीद लेना। एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी किताब है, बहुत महंगी किताब भी नहीं है, सस्ती ही आती है, मेरे ख्याल से 150-200 रुपये 200 रुपये की आती है। कितने की मिलती है आजकल एच.सी. वर्मा, तुम लोग खरीदे होगे? 100-200 रुपये की ही आती है मेरे ख्याल से, इससे महंगी नहीं है एच.सी. वर्मा। चलो, ऑब्जेक्टिव 1 and 2 तुम लोग के पास जो किताब है पीछे देख लो कितना लिखा हुआ है उस पर।
अच्छा, ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 हम लोग को करना है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 करना है, सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 8 करना है, और उसके बाद अनसॉल्व एक्सरसाइज जो है ये तुम लोग को 38 तक करना है। 38 तक करना, 39 भी कर सकते हो, ये हम लोग किए हैं क्लास में। 39 तक कर सकते हो, 1 to 39। ये तो हो गया एचसी वर्मा से जो काम है। इसके अलावा हम डीपीपी वगैरह भेजेंगे, वो सब अपना करते रहना, ठीक है ना। डीपीपी वाले में तो सारे एमसीक्यूज होंगे, तो वो एमसीक्यूज कर लेना, और साथ में ये एचसी वर्मा से काफी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा। कॉन्सेप्ट इसी से सीखोगे फिजिक्स का। तो अभी एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 ले लेना जिनके पास नहीं है। वॉल्यूम 2 जब शुरू करेंगे तब खरीद सकते हो, अभी वॉल्यूम 1 ले लेना। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम लोग जो है अगली क्लास में तुम्हारा डाउट लेंगे हम एचसी वर्मा का, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे हमको संडे शाम तक डाउट्स अपने भेज देना, संडे रात तक, ठीक है। क्योंकि फिर उसको स्लाइड्स में डालने पड़ते हैं ना क्वेश्चंस जो नहीं हुए तुमसे, तो संडे शाम तक जो तुम डाउट भेजोगे वो हम मंडे को सुबह ले लेंगे। और मंडे को 2-3 क्वेश्चन मुझे कराने रह गए हैं, वो हम करा देंगे। तो मंडे को तुम्हारे डाउट्स लेंगे हम इसके एचसी वर्मा वाले, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, डीपीपी का मंडे को डाउट नहीं लेंगे। डीपीपी बाद में भी तुम कर सकते हो, पहले एचसी वर्मा करोगे बाद में डीपीपी करोगे, क्योंकि एचसी वर्मा ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। डीपीपी में तो एमसीक्यूज होते हैं ना, उससे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, उससे प्रैक्टिस होगा। कॉन्सेप्ट एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को करके बनेगा। ठीक है बेटा, चलो Yes. बढ़िया से पढ़ाई करो, Yes, अपना वीकेंड yes, sir. से इस्तेमाल करो, और खूब मन लगा के पढ़ते रहो, है ना। और हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत Yes. नहीं हारना है। अपने पढ़ाई के टेबल के सामने आईआईटी, नीट या जो भी एग्जाम तुमको क्रैक करना है उसका लिखो, और उसके साथ उसका रैंक लिखो कि भाई हमको अंडर 1000 आना है, या अंडर 5000 आना है, अंडर 2000 आना है। एक एम बनाओ और एम बना के बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। चलिए बेटा, हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.